मेरी मुलाकात एक नौजवान से हुई। मुझे बताया गया कि ये एक्टिंग करने का इनको शौक़ है और लिखते भी हैं। बाद में ये उक़्दा खुला कि ये लिखते भी बहुत अच्छा हैं। उन्होंने अगला खेल मेरा लिखा, उस खेल का नाम था बायोनिक सर्वेंट। उसमें बड़ा सटायर था, माशरे की बहुत सारी खामियों की जानिब बड़ी लतीफ़ पैराहे में निशानदेही की गई थी और उसे लोगों ने बहुत पसंद किया। उस खेल में मेरे जिस दोस्त को अब मैं बुलाने वाला हूँ, उनकी एक एंट्री थी उसमें, और उस वक्त वो एक गुमनाम आर्टिस्ट था, हमारी तरह जब हमने शुरू किया था। और क्या अजीब इत्तेफाक है कि उसमें उस वक्त मुल्क के नामवर थिएटर के और टेलीविज़न के एक्टर्स काम कर रहे थे, और वो उसकी एक एंट्री जो थी वो हाईलाइट थी उस ड्रामे में। और फिर वहाँ से ये सिलसिला उसकी कामयाबियों का शुरू हुआ। फिर एक अरसे तक हमने बहुत सारे खेल इकट्ठे किए, और फिर दौर बदला। उस बदलते दौर के साथ साथ उन्होंने फिल्म के लिए एक अपना रास्ता तलाश किया। आई वोंट बी अ डिले इन बिटवीन यू एंड द जेंटलमैन, द दूल्हा ऑफ द इवनिंग। मैं उसे बुलवा रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। प्लीज वेलकम मिस्टर उमर शरीफ। आप यकीन कीजिए, मैं पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था, और ज़िंदगी में कभी मैं नर्वस नहीं हुआ हूँ। ये मेरी हमेशा से आदत रही कि मैं बड़े धड़ल्ले से बोल देता हूँ। लेकिन मैं खड़ा हुआ सोच रहा था कि यार मोइन भाई जितना मेरे लिए बोल रहे हैं, अब मेरी समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कहूँ। उमर शरीफ सर, मैं अगर एक सेकंड प्लीज़। उमर शरीफ अगर ये कह रहा है कि मैं नर्वस था, तो समझ लीजिए कि ये इंतहाई दर्जे का झूठा आदमी है। But what a pleasant surprise that for a change he is nervous this evening. मेरा ख्याल है उमर को नर्वस होना चाहिए, क्योंकि ये मैं इस बात से नहीं हो रहा कि कुछ सीरियल की वजह से नहीं हो रहा, मैं आपके उन अल्फाजों से हो रहा हूँ। ये आपको बहुत बड़ा बड़ापन है भाई। जो तुमने लिख के दिया वही बोला है मैंने। मैं माइक्रोफोन इनको देता हूँ। बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उमर शरीफ। अभी अब यहाँ से शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि हम कहीं भी रहें, हमें बड़ा पक्का सच्चा पाकिस्तानी बन के रहना चाहिए। आजकल ये क्रेज़ हो गया है, जैसा कि आपको मालूम है, बाहर जाने का, वीज़ों का। अब वीज़ा प्रॉब्लम बहुत है इस वक्त पाकिस्तान में। जिसके पास वीज़ा होता है वो ऐसा दिखाता है, ख़ानदान में रिश्ता ऐसा मिलता है उसे, तैयार रिश्ता जो होता है ना, उसी को मिलता है जिसके पास ग्रीन कार्ड होता है। बिल्कुल लड़की वाले तैयार हो गए होते कि बेटे आधे घंटे बाद शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास ग्रीन कार्ड है। आपके पास फिर चाहे कोई सा भी कार्ड हो, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो ग्रीन कार्ड। तो इसलिए लोग आजकल बहुत भाग रहे हैं। आप देखें रात को एम्बेसीज के बाहर 12 बजे लोग लाइनों में खड़े होते हैं। तहज्जुद का टाइम होता, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, टाइयाँ सीधी कर रहे होते लोग सुबह 7 बजे से फिर आस्ते आस्ते चलना शुरू करते। वीज़ा चाहिए। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया शो करने, हर आदमी का वहाँ प्रॉब्लम। तुम्हारे पास कौन सा वीज़ा है? सिटीजन वीज़ा नहीं? अच्छा विजिट है, तो स्टूडेंट है। कौन सा? BA, CP, यही टॉक होती है वहाँ पर। और इतना बुरा वहाँ वीज़ा का प्रॉब्लम है कि मैं एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि खेतों में एक शेर बैठा हुआ घास खा रहा है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा वापस करो गाड़ी, ये तो बड़ा अजीब मंजर है यार। वापस गए, हमने शेर से पूछा एक्सक्यूज़ में, आप घास क्यों खा रहे हैं? आप खुदा न खास्ता पागल तो नहीं हो गए? वो कहने लगा चुप कर जाओ, मैं बकरी के वीज़े पे आया हुआ हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जो भी कोई आदमी यहाँ काम सीखता है पहले पाकिस्तान छोड़ के जाता है। डॉक्टर बनेंगे यहाँ, इलाज करेंगे अमेरिका में। इंजीनियर्स यहाँ बनेंगे, बिल्डिंग जापान में बनाएंगे। वेल्डिंग यहाँ सीखेंगे, करेंगे जद्दा में। एक सिर्फ सियासतदान ऐसे हैं जो यहीं सीखते हैं और यहीं करते हैं बस। जब हमारी फ्लाइट वहाँ उतरती है तो वो अपने ज़हीन लोगों को फ़ोन करते हैं कि आ जाओ, वो भी आ रहे हैं। वो सब जमा हो जाते हैं वहाँ। साथ में कुछ जानवर ले आते हैं, डॉग्स वगैरह, वो हमारे सामान पे छोड़ दिए जाते हैं। तो खुदा भला करे कि हमारे देहातों से जो लोग जा रहे हैं
वो इस किस्म के कुछ साग बना के लेके गए हैं जिसको सूंघने से कुत्तों की नाकें बंद हो गई है, और उन्होंने ये सिस्टम थोड़ा सा रोका है। उसमें थोड़ी सी कबातें हैं, थोड़ी सी हैं, हो जाती है, हर जगह है, मुश्किलात हैं। हमारे जहाज़ की अनाउंसमेंट ऐसी होती है कि जैसे हमने टिकट खरीद के कोई जुर्म किया है। यकीन करें आप। फिर उसमें वो ये भी कहते हैं कि हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमारे साथ सफ़र किया। हालांकि उनको कहना चाहिए आप कितने मजबूर हैं कि आपने हमारे साथ सफ़र किया। कि जो अनाउंसमेंट है उसमें भी आप एक डिफरेंस देखेंगे आवाज़ों के। फिर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, पे आए के पास चले अच्छो रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरखास्त है अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए और जहाज पे तशरीफ ले जा। अब आप अंदर बैठते हैं, वहां एक अजीब जज्बाती आवाज आती है, ख़वातीन हज़रात सफर की दुआ पढ़ लीजिए, अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए, अपने बच्चों को याद कर लीजिए। मैं आपसे सच कह रही हूँ, कप्तान मुझसे बहुत नाराज है, कहीं भी जहाज को फेंक सकता है, अचानक ऑक्सीजन बंद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बत्तियां जल जाएंगी। कुछ घबराहट में कोई हमारे पीछे ना आए प्लीज, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या आपको लगेगा आपको जुर्म कर बैठे हैं। जहाज में बैठे, सीटें मजबूती से देख लीजिए, सीट बेल्ट कस लीजिए, सामने की ट्रे बंद कर दीजिए, अपने इर्द गिर्द सीट बुझा दीजिए। आपको इतने काम बता देते हैं कि पूरा सफर उसी में कट जाता हमारा, वो काम करने में हमारा पूरा सफर कट जाता। तो अपने उसमें लाइन में जाने का मुझे बड़ा मजा आता है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। हमारे यहाँ जो एटीट्यूड है वो आपको मालूम है कि जितनी हमारे यहाँ महंगा टिकट है वो हमारे अपनी एयरलाइन का है, बहुत महंगा टिकट। उसकी वजह क्या है कि उनके पास जो स्टाफ है वो स्मार्ट है। आप जैसी बोर्डिंग कार्ड लेके जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे कि बिल्कुल जहाज़ के गेट पे खड़े होंगे और बड़ी अपनायत से पूछेंगे कहाँ रह गए थे। आदमी का दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या मुझे घरेलू माहौल सा मिल रहा है, यहाँ पे परेशान हो जाएगा। उसके बाद वो कहेंगे मेरे पीछे आए हैं। आदमी पीछे जाएगा, एक तो अपना आदमी, ऊपर से उनको कोई कह दे पीछे आओ, फिर हाथ धो के पीछे पड़ जाते, वो पीछे चले जाते, फिर उसको सीट पे बैठाते हैं। दिस इज योर सीट प्लीज, हैव अ सीट प्लीज, थैंक यू वेरी मच, इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज यू कॉल मी, ओके थैंक यू। अभी आदमी को थैंक यू ऐसा करके जाते हैं कि वो खड़ा हो जाता है बिल्कुल कि मेरी बात तो सुने। उसी वक्त अनाउंसमेंट होता है कि अपनी बेल्ट मजबूती से बांध लीजिए और सीट पर चुपचाप बैठ जाइए।